हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स 2024 के लिए। अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। आज से हम जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों के उन चैप्टरों में जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है सबको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम पहला अध्याय देखेंगे, उसके जितने भी डेरिवेशन हैं आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी होगी या 1 घंटे तक की हो सकती है, जिसमें सभी डेरिवेशन आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे आपकी यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी बेहतर हो सके। और इसे ज़रूर देख लेना पूरा। तो ये कौन कौन से आज हम डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के, यानी चैप्टर 1 के। तो पहला देखिए, जो कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र निर्धारण करेंगे। सेकंड होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। और थर्ड होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। और चौथा होगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, निरक्षीय स्थिति देंगे। और पांचवा होगा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र। सबसे पहले जानेंगे कूलाम का सूत्र और फिर उसका निकालते हैं नियम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है। तो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश कैसे देखेंगे कि मान लीजिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का सूत्र क्या हुआ। तो मान लीजिए परिभाषा क्या बोल रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश। तो दो स्थिर बिंदु आवेश क्या है, Q1 और एक क्या है आपका Q2 है। दूसरा क्या है Q1 और दूसरा क्या है Q2 है। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेशों की मात्रा है जो Q1 और Q2 के क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी उनके बीच की दूरी क्या है, r। तो इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे कैसे। तो देखिए, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात में r दूरी पर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। Q1 व Q2 दो आवेश हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो कूलाम के नियम अनुसार, तो हमने कूलाम के नियम पढ़ा, क्या पढ़ा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, यानी क्या लगेगा, दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F होगा। तो उन आवेशों की, दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल क्या होगा, Q1 और Q2 का गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल होता है, इनके बीच की दूरी क्या है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो इनके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती किसके, वर्ग के। तो r² हो जाएगा, r² के व्युत्क्रमानुपाती। जब भी व्युत्क्रमानुपाती की बात हो तो हम इसे किस में लिखते हैं, 1/r²। अब देखोगे, मानो अगर हम इसे लिख दें कि दोनों को संयुक्त रूप से मिला के, यानी दोनों को मिलाकर लिख दें, तो यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r को कहाँ पर लिख दें, नीचे लिख दें, r² को नीचे लिख दें। जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। क्या, K Q1 Q2/r² होगा। जहाँ K की बात की जाए तो जहाँ K क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। चूँकि देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र यहाँ तक हो सकता है, लेकिन अगर आपको और आगे देखना हो तो क्या होता है, K का मान होता है, K का मान फिक्स होता है। K का मान कितना होता है, 9.0 गुणे 10⁹, या कह सकते हैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 0.9 गुणे 10⁹ होता है। और इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम स्क्वायर।
तो अगर हम चाहें तो इस मान में अगर हम की जगह क्या लिख दें, एफ बराबर की जगह क्या लिख दें, या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। या आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, या आप चाहो तो लिख सकते हो, या एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 Q2/R² हो जाएगा। या आप यह भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। और दो आवेश हो गए Q1, ठीक है, क्या हो जाएंगे, क्या हो गया Q1 और Q2 दो आवेश हो गए, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या होगा, तो आवेश इनका गुणनफल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच लगने वाले बल के, और क्या होता है दूरी क्या होती है इनके व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिलाकर हम लिखा हमने Q1 Q2/R²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या आ गया के को बोलते हैं अनुक्रमानुपातिक नियतांक, जिसका के का मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9.0 × 10⁻9 मात्रक Nm² प्रति कूलाम² हो जाता है। और आप चाहो तो इसका मान रखेंगे तो Q1 Q2 यानी के का मान रख दिया हमने यहाँ पर, और फिर एक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कर रख दिया, और आंसर की मात्रा क्या आ गया, न्यूटन। तो ये हो जाएगा दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। चलिए तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं कि माना कोई +Q कूलाम आवेश है, कोई +Q कूलाम आवेश है किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यानी कोई ऐसे माध्यम में स्थित है, बिंदु O पर स्थित है जिसका कोई परावैद्युतांक क्या है, K है। कौन से माध्यम में, परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है। आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर, यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। और इस पर एक कोई धन परीक्षण आवेश यानी +Q0 स्थित है, जिस पर लगने वाला बल क्या है, F है। यानी क्या है, लगने वाला बल क्या है, F है। तो हमें क्या करना है कि मान लो क्या माना हमने कि माना कि +Q कूलाम का आवेश किसी ऐसे पराविद्युत वाले माध्यम के बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। +Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर एक परीक्षण धनावेश +Q0 स्थित है, जो कूलाम के नियमानुसार धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल का मान। तो विद्युत बल का मान क्या होता है, F बराबर हमने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चूँकि हमने क्या पढ़ा था उसमें Q1 Q2, इसमें लेकिन क्या है, दो आवेश हैं, एक Q है एक Q0, तो हम क्या लिखेंगे Q और Q0 बटे क्या था उसका R² था। तो ये हो जाएगा उसके बल का सूत्र हो गया। तो ये उतना याद हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा कि कोई +Q आवेश किसी ऐसे माध्यम के बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिससे +Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश +Q0 है जिस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो कूलाम के नियमानुसार धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q0, यानी Q इंटू Q0 होगा। यानी Q1 Q2 तो होता तो हम Q1 Q2 लिखते, अभी क्या है Q है और Q0 है। तो इसे मान लो आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कि कोई बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या लिया लिखेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या पढ़ा हमने, E बराबर F/Q0, क्या पढ़ा, E बराबर F/Q0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या करा कि E बराबर F/Q0 होता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि F का मान, आपने देखा है कि F का मान क्या है, F का क्या मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R²। तो अब क्या लिखोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बटे क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा Q0। अब Q0 से क्या हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q0 से Q0
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चूँकि अब बचा क्या आपका, सॉरी यहाँ पर भी लिखना कितना है कि बटे क्यू नोट इनके नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर लिखा है तो आर स्क्वायर भी रहेगा, तो क्यू नोट से क्यू नोट हो जाएगा कैंसिल। यानी आपका क्या बचा, तो क्या बचा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा, क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या बचा है, क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर स्क्वायर। यानी ये निकल आएगा आपका क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। यानी मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकल आएगा, आप किसी बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निर्धारण हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया कि कोई प्लस क्यू आवेश है जो किसी ऐसे बिंदु ऊपर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम की बिंदु ऊपर स्थित है जिसका परावर्तांक k है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु p है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उस पर एक परीक्षण आवेश q0 है जिस पर लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, F बराबर 1/4 इंटू क्यू नोट हो जाएगा, क्योंकि एक क्यू है और क्यू नोट हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ए बराबर F बटे क्यू नोट, तो F की जगह हम मान रखते थे 1/4 इंटू क्यू नोट बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर रहेगा ऐसे। तो क्यू नोट से क्यू नोट और क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा, क्यू बटे आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बिंदु आवेशकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं कैसे, कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, पहले देखते हैं चित्र यहाँ पर बना है, इसी को हम बनाकर दिखाते हैं कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक क्या है, के है। मान लीजिए क्या परावर्तांक कौन से माध्यम में स्थित है, परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित है। इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश तथा इस पर बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। यानी कि मध्य बिंदु ओ है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच में क्या होता है, एक मध्य बिंदु ओ होता है, तथा जिनकी दूरी यानी ये बिंदु ए से ओ तक की दूरी एल है, और इसी प्रकार बिंदु बी से ओ तक की दूरी क्या है, एल है। यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। यानी माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कितनी, 2l दूरी पर, यानी अल्प दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, मान लेते हैं मध्य बिंदु ओ है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई क्या है, आप देख सकते हैं E2 और E1 है, ठीक है, E2 और E1 है। इतना याद हो जाएगा कि माना क्या बोला, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इनके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है कि, और जो इनके मध्य बिंदु, जो बिंदु ए से ओ तक की दूरी एल है तथा बिंदु बी से ओ तक की दूरी एल है, यानी कुल दूरी कितनी है, 2l दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर ऐसे दूरियों की बात की जाए तो मान लें अगर हम बात करें कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी क्या होगी, आर माइनस एल, क्या होगी, आर माइनस एल। क्यों होगी देखिए, इसमें से हम क्या किया, 2l है, 2l में से हमने एक l को यहाँ से माइनस करके चल रहे हैं, एक l को हटा के चल रहे हैं और एक l लेकर चल रहे हैं, तो क्या है, r माइनस एल, यानी कि तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस क्यू के लिए लेंगे तो क्या होगी, r प्लस एल बिंदु P तक के लिए, तो क्या होगी, दूरियाँ अलग अलग होंगी। माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के लिए दूरी क्या होगी, r माइनस एल, और माइनस क्यू के लिए क्या होगी, r प्लस एल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब इसमें एक l जुड़ रहा है साथ में, तो ये दूरियां हो जाएंगी। तो सेम हमने यहीं पर सेम लिखा है, वही देखो कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ए और बी है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तांक k है, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिनकी बीच अल्प दूरी क्या है, 2l, कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर रखें, 2l दूरी पर एक दूसरे से रखें, यानी ये l है और ये l है, यानी कुल दूरी कितनी है, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है,
अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब होगी कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +Q तथा -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी हमने, E1 व E2 है। ठीक है, और इनकी दूरी हम पढ़ चुके हैं कि +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R-L, और -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R+L है। चूँकि अब देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि पहले एक आवेश के कारण यानी +Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो क्या होगी कि E1 हम पढ़ चुके, क्या होगी +Q आवेश के कारण क्या तीव्रता क्या होगी, E1, और दूरी क्या होगी, R-L। ठीक है, तो क्या होगी E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के क्या है, कौन से माध्यम में रखें, परावर्तांक के वाले माध्यम में रखें, तो क्या लेंगे, के ले लेंगे, इंटू क्या होगा, दूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या पढ़ा था हमने कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R² होता है। तो हम क्या रखेंगे कि 1/4πε0 इंटू के क्या होगा, Q/R, दूरी क्या लेंगे, अब इसके दूरी क्या होगी, R-L, +Q आवेश के लिए R-L, तो क्या लेंगे R-L का स्क्वायर, इसे मानेंगे आप समीकरण 2। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 हो जाएगी, और किसके कारण है, -Q आवेश के कारण 1/4πε0 के इंटू क्या होगी, -Q बटे क्या होगी, R+L का स्क्वायर, दूरी क्या हो जाएगी, क्या होगी R+L, -Q आवेश करने के लिए दूरी क्या होगी R+L, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मान लोगे आप समीकरण 2। चूँकि देखिए कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E1 + E2 क्या होगी, E1 + E2 हो जाएगी, यानी कुल तीव्रता क्या होगी, E1 + E2 हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो मान रखना है आपके लिए, तो E1 का मान हम पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 के इंटू Q/R-L का स्क्वायर, तो रख दो आप मान कि 1/4πε0 के इंटू Q/R-L का स्क्वायर। चूँकि अब देखिए इसके लिए देखिए तो जो माइनस का चिन्ह है इस प्लस के चिन्ह को बदल देगा, यानी क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे, और क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q/R+L का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब चूँकि देखिए 1/4πε0 के और Q इसमें भी है, और 1/4πε0 के Q इसमें भी है, तो इन दोनों को हम यहाँ बाहर निकाल के रख देते हैं, यानी हम क्या लिख देते हैं, Q/4πε0 के को हमने बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बचा दिया हमने कि 1/R-L का स्क्वायर और माइनस 1/R+L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि इनको ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। अब चूँकि देखिए कैसे हो जाएगा, ई आप लिखते चलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा Q/4πε0 के। अब हमें क्या करना है, मान लो यहाँ ले लोगे आप लासा। ठीक है, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, भिन्न करोगे, तो R-L और R+L का क्या ले लोगे, दोनों को क्या ले लोगे, यहाँ पर लासा ले लोगे, तो यानी R-L का स्क्वायर और R+L का स्क्वायर दोनों ले लोगे लासा। जब आप इससे R-L स्क्वायर से इसमें भाग दोगे तो क्या R-L स्क्वायर से R-L स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा क्या बचेगा आपका R+L का स्क्वायर बच जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे। अब R+L स्क्वायर से इन दोनों में भाग दोगे तो R+L स्क्वायर से R+L स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा R-L स्क्वायर, तो R-L का स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं। इसको कितना हो गया। अब देखिए क्या करना है आपके लिए, 4πε0 के, ये वैसे की वैसे लिखते चलिए। अब यहाँ पर देखिए दो सूत्र खोलने हैं, एक तो a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। तो हमने पढ़ा है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर a+ पहले खोलते हैं, a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होंगे, a हो गया r² a² + b², यानी यहाँ पर a r है और b l है, a² + b² + 2rl माइनस, यहाँ पर इसको खोलेंगे तो a² + b² माइनस क्या होगा, -2rl हो जाएगा कि नहीं। अब नीचे देखो आप,
नीचे देखो कि इधर एक बार आर माइनस एल लिखा है, एक बार आर प्लस एल। यहाँ पर सूत्र पड़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये भी देखो वही लिखा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इसको हम कैसे लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दें, यानी कैसे लिख दें कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इन सब का टोटल स्क्वायर कर दें। ठीक है, हो जाएगा इतना। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आर स्क्वायर माइनस का है और आर स्क्वायर प्लस का है घट जाएंगे। ऐसे देखेंगे आर एल स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर देखिए इस माइनस का इसमें भी ए प्लस में गुणा होगा, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी 2RL और 2RL जुड़ जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4RL हो जाएंगी। तो 4RL हो जाएंगे और नीचे क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का टोटल स्क्वायर हो जाएगा। और इनको आप लिखते चलिए Q/4πε0K हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इस पर आपको बता देते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब चलिए देखते हैं, इतना हमारा क्लियर हो गया। चलिए यहीं पर हल कर देते, थोड़ा और हल कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, अब ई बराबर हमारा क्या बचा, तो देखिए अब 2 इसके लिए लिख दें हम Q/4πε0K इंटू, अगर हम क्या करें देखें, अब यहाँ पर क्या करें 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा है, अंदर क्या बचेगा, तो 2RL बचेगा, अंदर बचेगा 2RL। चूँकि यहाँ पर देखिए एक और थोड़ा लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमें एक बात देखनी है, ठीक है, इसका मतलब वही है, देखो 2RL इसको अगर अंदर गुणा करोगे तो वही हो जाएगा। चूँकि अब देखिए, अब जो हम कर चुके हैं, यानी हम क्या कर चुके हैं कि ई बराबर जो Q/4πε0K हो गया था, ये लिख दिया था हमने। और क्या बचा था कि 2 बाहर कॉमन लिया और अंदर क्या बचा 2RL बटे क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा था आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम चीज़ मान लेते हैं, आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, यानी अगर मान लें कि एल स्क्वायर का मान नगण्य है आर स्क्वायर की अपेक्षा यानी छोटा है, तो हम क्या करें यहाँ पर एल के स्क्वायर के मान को हटा देंगे। तो आपको सिर्फ कितना करना है कि ई बराबर Q/4πε0K इंटू 2 और 2RL बटे, यहाँ से किसको हटाना है, एल स्क्वायर के मान को आपको कर देना है, हटा देना है। तो क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर और इस पर क्या बचेगा, केवल स्क्वायर बचेगा। तो यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी, Q/4πε0K इंटू 2 और 2RL, नीचे कितनी घात हो जाएंगी, 4, यानी आर की घात कितनी हो गई, 4। तो चूँकि यहाँ पर देखिए एक आर है और इसमें से भी एक आर चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, देखिए ये लिखते चलिए 4πε0K इंटू क्या होगा 2L बचेगा और नीचे क्या बचेगा, आर की घात 3 बचेगी। अब Q से कहिए अपनी जगह पर पहुँच जाएँ, तो आप क्या लिखोगे कि 1/4πε0K इंटू 2QL, Q को उसकी जगह पर पहुंचा दिया और क्या बचा RQ। चूँकि हमने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि 2QL बराबर होता है P, तो हम लिखेंगे कि 1/4πε0K इंटू 2QL वर्ग की जगह लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 थे, आर की घात 3, तो क्या होगी 3 हो जाएंगे। ये 2QL की जगह लिख दिया हमने P और क्या निकला E। तो E निकल आया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर चाहो कि निर्वात या वायु में K का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, E बराबर 1/4πε0, K की जगह क्या लिख दिया 1, P/RQ, ठीक है, सॉरी कितने, अच्छा 2 और भी चल रही थी, जो 2 भी बाहर लिखा था उसके लिए आपको लेकर चलना है, जो 2 बाहर था तो उसको भी आप क्या करोगे, बाहर लेकर चलोगे, यानी क्या बचेगा 2P, क्या बचेगा 2P/RQ। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी निकल आएगा सूत्र, यानी न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो अगली डेरिवेशन जो कि है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय रेखा होती क्या है, तो मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहा जाता है। यानी मान लीजिए कोई एक अक्षीय रेखा है, ये अक्षीय रेखा है और इसके लंबवत कोई रेखा खींच दी जाए, क्या खींच जाए, लंबवत कोई रेखा खींच दी जाए, तो क्या कहलाती है,
निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो वही बात करें तो हमें कैसे निकालना है, निरक्षीय रेखा में। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं चित्र के बारे में, चित्र कैसे बनाए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, एक पर माइनस क्यू आवेश, एक पर प्लस क्यू आवेश। इनका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। एक बिंदु ए से ओ तक की दूरी एल है, और इसी प्रकार बी से ओ तक की दूरी भी कितनी एल है, यानी टोटल कितनी दूरी है एक दूसरे से 2l दूरी पर विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं। फिर इनकी क्या है, कोई एक लंब अर्धक, लंब अर्धक यानी इस पर डालेगा लंब अर्धक, एक सीधी रेखा डाली हमने, लंब अर्धक बिंदु ओ से लंब अर्धक आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अगर हम इन दोनों को बिंदु को मिला दें, ठीक है, यहाँ पर मिला देते हैं, तो लंबवर्धक आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत निरक्षीय रेखा पर बिंदु स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो कौन सी रेखा पर स्थित है, बिंदु P निरक्षीय रेखा पर स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर देखिए, अब हम थोड़ी सी रेखा को समांतर आगे की ओर बढ़ा दें और यहाँ पर इसे पीछे की ओर खिसका दें, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी बिंदु P के कारण, और यहाँ पर क्या होगी, E1 होगी, और उनकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी। चूँकि ये समांतर कैसे हैं, एक ही दिशा में चलें, देखो ये समांतर दिशा में है, ठीक है, ये दोनों देखो तिरछी एक दूसरे के विपरीत दिशा में और कैसे हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच हम क्या लेंगे, E1 cos थीटा, ये क्या होगा cos थीटा, और ये हो जाएगा E2 cos थीटा। चूँकि अगर हम मानते अगर हम एक सीधी रेखा, यहाँ से एक सीधी रेखा निकाल देते, तो इसे मान लेते हम E1 साइन थीटा, और इसी के एक और नीचे की दिशा में इसी के लंबवत नीचे निकाल देते, तो E2 साइन थीटा होता, क्योंकि कैसे एक लंबवत दिशा में होती। तो ये चित्र बन जाता है। इन पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सीधे क्या हो जाएगी, cos थीटा मान लेना, आप लिख लेना, ये भी चित्र में देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो निरक्षीय रेखा में स्थित बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा, देखिए कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर, जिसकी निरक्षीय रेखा, निरक्षीय क्या होगी, लंब अर्धक, लंब डाली गई दूरी क्या होगी, निरक्षीय रेखा होगी। तो निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी है, कितनी है, बिंदु P की द्विध्रुव के बिंदु O से R दूरी पर वो बिंदु P स्थित है। बिंदु P पर स्थित माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु P पर स्थित प्लस क्यू आवेश है, और इन आवेशों की मध्य दूरी क्या है, 2l दूरी पर एक दूसरे से रखे हुए हैं। ठीक है, फिर हमने वही कि अगर इसको आगे को खिसकाया जाए नहीं, तो ये क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी। चूँकि किसके हैं, जो कि समांतर दिशा में एक दूसरे कैसे समांतर हैं, तो E1 cos थीटा, और ये सीधी लाइन दिख रही है आपके लिए, ये कैसे हैं, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक cos थीटा के रूप में होंगे समांतर, वो कैसे हैं, ये लंबवत हैं एक ही दिशा में, तो लंबवत रखेंगे तो ये क्या होगा, E1 sin थीटा, इसके लिए हमें यहाँ पर रखा हुआ है। फिर जो कि यहाँ पर देखिए दूरी लिखी दिख रही है आपको, रूट जो R² प्लस L², चूँकि कहाँ है, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी है R² प्लस L², और यहाँ से भी सेम क्या है, R² प्लस S², जो है कैसे, तो आप वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि देखिए कोई एक त्रिभुज हो, अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, इसे मान लेते हैं कोई P, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है मान लीजिए POA, क्या POA कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें जी PO क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, जो कि AP रेखा क्या है, कर्ण है। तो अभी हमें क्या दिया है, देखो लंब कितना दिया है, R दिया है, तो लंब तो कितना है, R है, आधार कितना है, L है, हमें क्या नहीं दिया है, कर्ण। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो चूँकि हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर हो रहेगा हमारा, क्योंकि लंब कितना है हमारा, लंब कितना है, R² और आधार कितना है, L²। चूँकि हम क्या करेंगे, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का रूट है किस पर वर्गमूल हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो चूँकि कर्ण यानी जो ए पी रेखा क्या निकल आई, ए पी रेखा क्या निकल आई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है। तो सेम इसके लिए भी सेम वही होगा, ठीक है, वो होगा। फिर चलिए देख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि दोनों आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी क्या होगी, तो ए पी जो कि ए पी है और जो बी पी है कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो दूरी होगी। चलिए देखते हैं हम कि पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 मानते हैं, ठीक है। तो क्या होगी E1 बराबर क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मान लेते के पर आवर्तांक वाले माध्यम में बात कर लेते हैं। तो क्या होगा ऐसा रहने दो, ठीक है, इंटू क्या होगा आपका, इंटू क्या पढ़ा आपने, Q/R स्क्वायर। चूँकि आर स्क्वायर क्या होगा, अब इसके लिए क्या दूरी क्या है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिंदु पी तक की, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है, क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका क्या होता है स्क्वायर होता है। चूँकि हमने किसके लिए लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाया है। अगर इसका वर्गमूल हो जाए तो यानी या हम इसके लिए लिख सकते हैं कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे जो स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्गमूल होगा तो क्या बचेगा, सब क्या बचेगा आपका आर, ठीक है, क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। रूट से के जो वर्ग से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे दूरी से हम वही है कि क्या होगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस सबका स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। चूँकि अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो आप देखोगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, देखो दो देख सकते हैं। एक तो हमने देख रहे हैं कि E1 cos थीटा के रूप में, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के रूप में, और यहाँ पर देखते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दो दे रहे हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि जो E1 sin थीटा E2 sin थीटा परस्पर कैसे हैं, तो समान, ठीक है, कैसे समान है, परस्पर समान है, लेकिन परिणाम में एवं विपरीत दिशा में होने के कारण देखिए परिणाम में एक तो परिणाम में समान है, लेकिन कैसे विपरीत दिशा में, ठीक है, कैसे विपरीत दिशा में। देखो इसकी दिशा किसकी हो रही है, साइन I1 बाहर की ओर है, और ये कैसे उसकी विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में एक ही लाइन पर, लेकिन कैसे हैं विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या करते हैं, इनको निरस्त करते हैं। जबकि बात करें कि जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा भी कैसे समांतर हैं, यानी तो क्या हुए होने के कारण भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समांतर, जब जाएंगे तो एक दूसरे समांतर है। तो यहाँ पर ऐसे आने पर इसको अगर हम घुमाएंगे भी तो कैसे हो जाएंगे, ये दोनों अगर ऐसे घुमा दें तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, यानी कुल हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे हो जाएंगे विपरीत में निकल जाएंगे। तो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को नहीं लेते हैं, क्या हो जाएंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूँकि देखिए यहाँ पर जो E1 और E2 के मान बिल्कुल सेम हुए, तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या हो जाएगा E2। तो अब इन दोनों की जगह कोई भी मान रख लो तो क्या हो जाएगा, इसीलिए लिख लेते हैं कि E बराबर 2E1 cos थीटा मान लेते हैं, ठीक है। E1 E2 की जगह क्या रख देते हैं हम E1 रख देते हैं, तो दोनों के मान क्या है सेम है। तो क्या हो गया E बराबर 2E1 cos थीटा। तो आप सीधा मान रख दें, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मान रख दें कि 1/, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है आपका क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और साथ में क्या लिखा है cos थीटा, क्या है cos थीटा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए चूँकि cos थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने, ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखोगे
कि इसमें आधार क्या है आपका एल है और कर्ण क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप रख सकते हो कि क्या हो जाएगा, आधार क्या है आपका एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना मान रख लेते हैं। तो आप चलो लिखते हैं हम कि ई बराबर क्या हो जाएगा, जो कि 2 को हम क्यू के पास पहुंचा देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बटे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसमें रूट में हो जाएगा। ठीक है, किसका मान बना लिया हमने, कॉस थीटा का मान बना लिया यहाँ पर। तो चूंकि अब देखिए ऐसे जैसे हमने से पढ़ा था कि आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको एल स्क्वायर का मान दिख रहा है उनको हमें क्या करना है, हटाना है। तो क्या हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q, को इसमें गुणा हो जाएगा 2ql, चूँकि यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा और जहाँ पर देखिए इंटू क्या बचेगा, यहाँ से एल चला जाएगा, यहाँ से एल चला जाएगा क्योंकि नगण्य है एल का मान। तो क्या बचेगा रूट में आर स्क्वायर, तो रूट में आर स्क्वायर बचा है तो क्या निकलेगा रूट स्क्वायर, इसका वर्गमूल खोलेंगे तो क्या निकलेगा आर निकलेगा। क्योंकि तो क्या करते हैं केवल आर का इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql बटे आर क्यू, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चूँकि हमने पढ़ा है कि ई बराबर लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हमने पढ़ा क्या है कि क्या पढ़ा हमने कि 2ql, चूँकि क्या पढ़ा हमने कि 2ql बराबर p, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या होता है 2ql बराबर क्या होता है p, तो हम क्या लिख देंगे p बटे क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। तो ए निकल आएगा किसके लिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, यानी क्या हो जाएगा जो कि न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। हमने बना क्या है कि 2ql बराबर किससे बनाया, p से हमने इसे बना लिया है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं डेरिवेशन नंबर 5। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, जो कि यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन होगा, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो क्या है कि मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव, कैसे देखिए कि यहाँ पर जो बना है आपका एक बना है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या है, ये क्या है आपका ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसपे क्या है एक -q आवेश है बिंदु ए पर, इस पर +q आवेश है, इसका मध्य बिंदु क्या है O है, और दूरी क्या है आप जानते हो कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं। देखिए कि बनाते हुए रखा गया है और मान लो कि विद्युत द्विध्रुव में आवेश यानी +q तथा -q है, यानी दोनों पर आवेश क्या है, एक पर +q और एक पर -q आवेश है तथा इनकी बीच की दूरी क्या है 2l है, इनकी बीच की दूरी क्या है 2l है, इनकी बीच की दूरी क्या है 2l है। विद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर बल, चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा आपने E बराबर F/Q, चूँकि अगर हम इसे त्रियक गुणा करें तो F बराबर क्या होगा E × Q, और जो आवेश क्या है जो क्या है आवेश क्या किस में रखें, विद्युत क्षेत्र में रखें। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण प्लस, देखिए विद्युत द्विध्रुव के आवेश +q तथा -q है तथा इनके बीच दूरी कितनी है 2l है, और विद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर, अब जब विद्युत क्षेत्र में आवेश रखे हों तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है E बराबर F/Q, तो उस पर लगने वाला बल, उस पर बल क्या होगा F, तो क्या होगा बल क्या होगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE, हम पढ़ चुके कि F बराबर क्या हो जाएगा Q × E हो जाएगा। और क्षेत्र की दिशा में तथा ये किसकी दिशा में, देखो जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की, पहला +q आवेश पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है बाहर की ओर है, तो ये भी किसकी लग रहा है बल, क्षेत्र की दिशा की ओर लग रहा है। लेकिन दूसरा बल जो कि -q आवेश पर लगने वाला बल कैसा होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी कैसा होगा F बराबर -QE, यानी विपरीत दिशा में के लिए -QE होगा। तो देख सकते हैं कि इन दोनों जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल F व F' एक दूसरे के बराबर व कैसे विपरीत व समांतर हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
एक बल युग्म बनाते हैं। जो क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को उसमें घुमाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, इस विद्युत द्विध्रुव को कैसा घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा कि यह बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, किसको, विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का जो प्रयत्न किया जाता है उसे प्रत्यानयन का बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। उसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि अब हम देखेंगे कि निर्धारण कैसे करते हैं। तो टॉ बराबर यानी बल युग्म आघूर्ण, तो क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण यानी किसे, टॉ। टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत। ठीक है, क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। टॉ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। चूँकि बल तो आपको पता है कि एफ है, लेकिन लंबवत दूरी कितनी होगी, जो लंबवत दूरी होगी, यहाँ पर देखें जो एफ व एफ की बीच की जो कोण क्या बना है, थीटा बना रहे हैं, तो थीटा से कोण बनाती हुई इनकी लंबवत, यानी जो क्या होगी, लंबवत दूरी कितनी होगी, 2l साइन थीटा। और लंबवत के लिए क्या लिखते हैं, क्या होती है कि साइन थीटा साइन लिखा जाता है। लंबवत के लिए क्या लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है। तो बल युग्म का आघूर्ण यानी टॉ बराबर क्या होगा, एफ इंटू लंबवत दूरी क्या होगी, 2l साइन थीटा। क्या होगी, 2l साइन थीटा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो एफ बराबर आपने क्या पढ़ा, ठीक है, एफ बराबर क्या पढ़ चुके हो आप, क्या पढ़ चुके अभी देखो कि एफ बराबर क्यू ई। क्या पढ़ा आपने कि एफ बराबर क्यू ई, पढ़ चुके कि नहीं। एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। चूँकि किसके लिए, विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण ले लिए हमने, तो क्या होगा, क्यू ई। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई इंटू क्या है, 2l साइन थीटा। क्या है, 2l साइन थीटा है। तो आप देखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं कि 2l, सॉरी क्या लिखना है, 2l। तो आप देखोगे कि अगर आपके लिए लिख दें कि ई को अलग करके लिख दें, वो इंटू क्या कर दें, 2ql साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। तो आपने पढ़ा है कि 2ql बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो 2ql बराबर क्या पढ़ा आपने, p। तो हम लिख दें कि E बराबर E इंटू पी साइन थीटा। 2l की जगह क्या लिख दें हम, p लिख दें, या आप इसको घुमा कर लिख दो कि टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या लिख दो, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। तो ये निकल आएगा टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। चूँकि अगर हम बात करें कि जो थीटा का मान हो वो कैसा है, लंबवत दिशा में हो। कैसा है, लंबवत दिशा में है। तो लंबवत दिशा में के लिए क्या लिखते हैं, 90 अंश। तो इसे आप ऐसा बना सकते हो कि टॉ बराबर पी ई, क्या हो सकते हैं, पी ई, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर आ गया, यानी न्यूटन मीटर जो आपका आंसर होता है, जो बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र का हो जाएगा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। चूँकि अब लंबवत और समांतर की बात की जाए, तो जब लंबवत कहेंगे तो आप 90 अंश रखोगे, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो टॉ बराबर क्या निकल आएगा, पी ई हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का मान रख दोगे समांतर के लिए, तो ऐसे आप निकाल सकती हो। तो ये हो जाएगा आपका एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखिए, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखिए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाली बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।